जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आचार्य नमो वज्राय नमो लोय सवसानम् मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तत्त्वगुणलब्धये। पांडुलिपि विज्ञान को अपन यहाँ पर समझ रहे हैं और अभी तक हमने बहुत सारी चीज़ों को समझा। कल तक हमने ये देखा था कि पांडुलिपि विज्ञान विज्ञान क्यों कहा जाता है, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो जरूरी होती हैं और बहुत सारे ज्ञान की धाराएं से या ज्ञान की उन शाखाओं से हमारा परिचय होना बहुत जरूरी है। ठीक है। तो पांडुलिपि पढ़ना, उस पर कार्य करना, उस पर शोध करना, ये कोई आसान काम नहीं होता। आज हम आपको एक ओवरव्यू जो इस पुस्तक के माध्यम से अपन समझेंगे वो इस बारे में होगा कि पांडुलिपि विज्ञान का अन्य किन किन विज्ञानों से उसका संबंध है। कल आपको हमने थोड़ा बहुत तो उसके ऊपर से समझ लिया था कि उसमें साहित्य भी होना चाहिए, भाषा भी होना चाहिए, लिपि भी होना चाहिए, काव्य भी, चित्र भी, अन्य सब सब इन सब चीज़ों से उनका संबंध होता है। ठीक है। और किन किन से कैसा कैसा संबंध है ये आप लोगों को पता होना बहुत जरूरी है, आप लोगों के ज्ञान में रहे ना, इसीलिए मैं ये सोच रहा हूँ कि इसको पढ़ाते हैं, इसको पढ़ते हैं। ठीक है। और हमारे कोर्स में नहीं है, बट आपको इसका ज्ञान लाभकारी रहेगा, ये सोच करके इसको मैं पढ़ते हैं अपन। ठीक है। देखिए, पांडुलिपि विज्ञान का अन्य किन किन विज्ञानों से संबंध होता है, क्योंकि कई बार हमें ये शब्द होते हैं ना, इनका मतलब नहीं पता होता। ये क्या है, क्या काम करते हैं, ये क्या चीज है ना। आपको ये समझ में आएगा इसके माध्यम से कि ज्ञान की कितनी सारी शाखाएं होती हैं और किसी एक चीज को कितनी दृष्टियों से पढ़ा जाता है, ये भी आपको समझ में आएगा। तो वो आपको ख्याल में आए, इसलिए ये बहुत जरूरी है पांडुलिपि विज्ञान कि अन्य विज्ञानों के साथ क्या उसका संबंध होता है। आइए, उससे पहले यहाँ 7वें पॉइंट से अपन को पढ़ना है। चलिए, कोई पढ़ेगा आप में से? कौन पढ़ रहा है? मैं पढ़ते ही। पांडुलिपि विज्ञान की आवश्यकता। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। इस सिद्धांत के द्वारा हम अब यह सिद्ध हो चुका है कि देश भर में पुराने और नए अनेक हस्तलिपि भंडार फैले हुए हैं, जिनकी पांडुलिपियों के वैज्ञानिक अध्ययन की आवश्यकता अनुभव की जाने लगी है। जिस प्रकार भाषा विज्ञान, पाठालोचन, पेलियोग्राफी और एपिग्राफी के वैज्ञानिक विश्लेषण की आवश्यकता के कारण ही वे विज्ञान कहलाए, उसी प्रकार पांडुलिपि विज्ञान भी वह विज्ञान है जो अध्येता को पांडुलिपि के रूप में समझने एवं तद विषयक समस्याओं के वैज्ञानिक निराकरण में सहायक सिद्ध होता है। ठीक। देखिए, ज्ञान की नई नई शाखाएं जो हैं वो जन्म लेती हैं। कैसे जन्म लेती हैं, किस रूप में जन्म लेती हैं, ये देखिए आपको समझ में आया होगा। भाषा विज्ञान ये कोई विज्ञान नहीं था पहले, लेकिन जब इस पे गहराई से विचार किया गया, उनके सारे एलिमेंट्स को पढ़ा गया, देखा गया, तो ये एक अलग ब्रांच ऑफ नॉलेज हो गई।
ठीक है, ऐसे ही पाठालोचन, टेक्सचुअल क्रिटिसिज्म जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में, पेलियोग्राफी। ठीक है, पेलियोग्राफी क्या होता है वो आगे हम पढ़ेंगे। लिखने की कला से लेकर लिखने लिखने से संबंधी जो लिखा जाता है ना, उसके ऊपर अभिलेखों पर, शिलालेखों पर, है ना, वो पेलियोग्राफी कहलाता है। ये अलग है, दूसरी ब्रांच ऑफ नॉलेज, ये सब साइंस हैं। ठीक है, ये सब ब्रांच ऑफ नॉलेज हैं। एपिग्राफी, एपिग्राफी भी हम देखेंगे, काइंड ऑफ पेलियोग्राफी होता है बट उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो ये सारी चीजें जो हैं ये आज ये मानी जाती हैं कि इसका अध्ययन करना ये अलग है, ये अलग ब्रांच है। ऐसे ही यहाँ पर ये कहा गया कि ये जो हम पांडुलिपि जिसको विज्ञान के रूप में कह रहे हैं, मैन्युस्क्रिप्ट साइंस जो आपके पेपर का नाम है, उसको हम इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि पांडुलिपियों का अध्ययन करना भी ये अलग से विज्ञान होता है। ठीक है, तो ये भी सिद्ध किया गया है, ऐसे सिद्ध किया गया है। अब पांडुलिपि का अन्य किन किन विज्ञानों से संबंध होता है, ये देखिए, ये समझते हैं। ये बहुत अच्छा विषय है, आइए पढ़ते हैं। पढ़िए। पांडुलिपि का अन्य विज्ञानों से संबंध। पांडुलिपि विज्ञान को समझने के लिए अन्य कई सहायक विज्ञानों के समझने की भी आवश्यकता है। इस प्रकार के विज्ञान निम्नलिखित है। पहला है डिप्लोमेटिक्स, दूसरा पेलियोग्राफी, तीसरा भाषा विज्ञान, चौथा ज्योतिष, पांचवा पुरातत्व, छठा काव्य शास्त्र जिसको साहित्य शास्त्र भी कहते हैं, सातवां पुस्तकालय विज्ञान, आठवां इतिहास, नौवां शोध प्रक्रिया विज्ञान और दसवां पाठालोचन विज्ञान। अब ये समझ रहे हो आप, मैन्युस्क्रिप्ट साइंस का इन सब से रिलेशन है। चलो, इनमें से आपने कितनी पढ़ी हैं? भाषा विज्ञान पढ़ा है, ज्योतिष थोड़ा पढ़ा है, थोड़ा पुरातत्व काव्य शास्त्र पढ़ा है, इतिहास पढ़ा है, शोध प्रक्रिया आप ही ने बता दी, हम्म। पाठालोचन भी थोड़ा बहुत आपने बताया है, बस इतना ही। वैसे पाठालोचन काव्य शास्त्र के अंतर्गत भी आ जाता है। नहीं, वो अलग चीज है। काव्य शास्त्र में आप काव्य की चीजों को देखते हैं, पाठालोचन में तो आप उसका संपादन और वो सब चीजें करते हैं। दोनों अलग अलग चीजें हैं। देखिए। ओके। काव्य शास्त्र में सिर्फ काव्य को नहीं देखते, साहित्य का सब कुछ आता है, लेकिन हाँ संपादकीय दृष्टि से नहीं आता है, नो डाउट। हम्म। हम्म। हाँ, तो वो तो इधर ही लिखा है ना, और काव्य शास्त्र, साहित्य शास्त्र। डिप्लोमेटिक्स क्या है वो हमें पता ही नहीं है, अभी डिप्लोमेटिक्स ही नहीं आएगा, पता हमें। आएगा, थोड़ा सब्र रखिए पेलियो इंदु जी, आगे पेलियोग्राफी आने और वाले। डिप्लोमेटिक्स दोनों नए शब्द हैं। हाँ। आ रहे हैं, आगे हाँ नहीं, आएंगे। मैं बता रही, आपने पूछा किसको जानते हैं तो बताइए। इन सब ये का दो नए हैं हमारे इन लिए, सब का बिल्कुल। डिस्क्रिप्शन आगे आने वाला है। चलिए, जी जी जी। अभी जो हमने आपको पढ़ाया ना, आप देखिए, कहने के रूप से भाषा विज्ञान आता है बट कुछ नहीं आता भाषा विज्ञान के बारे में। ज्योतिष आता है लेकिन आपको ज्योतिष के बारे में कुछ नहीं आता। इतिहास, इतिहास के बारे में कुछ नहीं आता। इतिहास के बारे में आना, इतिहास क्या होता है थोड़ा बहुत पता होना, वो अलग चीज होती है। इतिहास की जो गहराइयां होती हैं, वो गहराइयों से पता होना अलग चीज होती है। आपको जैन दर्शन आता है ये तब भी लग रहा होगा जब आपने इस कोर्स को एनरोल नहीं किया होगा, लेकिन जब आपने कोर्स को पढ़ा होगा तब आपने समझा होगा कि जैन दर्शन की और कितनी कितनी गहराइयां होती हैं, है ना। तो कई बार हम लोगों को लगता है कि हमें तो आता है इस बारे में, इस चीज के बारे में हमें पता है, बट ऐसा नहीं होता है। आपको नहीं आता। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हमें सिर्फ ऊपरी ऊपरी तौर से पता है। हमें मोटा मोटा पता है काव्य क्या होता है, साहित्य क्या होता है, क्या भेद है उसके, क्या है एलिमेंट्स, क्या होते हैं, रस क्या है, अलंकार क्या है, ये क्या है, वो क्या है, मोटा मोटा आता है। इसका मतलब आपको काव्य शास्त्र आता है, ऐसा नहीं है। काव्य शास्त्र की बहुत बारीकियां होती हैं। ठीक है। ऐसे ही शोध प्रक्रिया, ये तो चूंकि हमने थोड़ा बहुत आपको एक कोर्स के रूप में ही पढ़ाया था, आरएम का जो पेपर था आपका। अब उस आरएम के बारे में कितनी सारी चीजें थी, क्या क्या नई नई चीजें थी, और कैसे कैसे डेवलपमेंट्स होते हैं, है ना। तो शोध के बारे में हमें पहले से आता था उतना, और जो हमने शोध के बारे में हमने बहुत गहराई में पढ़ा वो, और अभी बहुत कुछ है जो हमने नहीं भी पढ़ा है।
या उसके बारे में हमें जो नहीं भी आता है। ठीक है। तो इस तरीके से ये सारी अलग अलग ज्ञान की शाखाएं हैं, और ये सब विस्तृत शाखाएं हैं। ठीक है। मोटा मोटा तो हम भाषा विज्ञान, भाषा के बारे में पढ़ना, ज्योतिष विज्ञान, ज्योतिष के बारे में पढ़ना। अब इनका नहीं नहीं, किससे हमारा किसका पेपर कैसे था सर संबंध है? भाषा विज्ञान का। काव्य शास्त्र और भाषा विज्ञान मास्टर्स में पेपर थे अलग अलग। अरे मैं आपकी नहीं बोल रहा हूँ इंदु जी, मैं तो जनरल सबको पढ़ा रहा हूँ, सबके लिए हाँ बोल नहीं रहा नहीं, वो हूँ। ठीक है, मैं बता रही हूँ कि था पेपर हम्म। हम लोगों का, एक एक हाँ। पेपर। तो इसलिए भाषा आदि का जो हमें ज्ञान होता है, हम हिंदी बोलते हैं लेकिन हम भाषा विज्ञानी नहीं है। ठीक है। हम इंग्लिश भले ही बोलते हो लेकिन आप इंग्लिश के भाषा विज्ञानी नहीं कहलाएंगे। ठीक है। और बाकी तो फिर अलग भाषाएं हैं जो भी आती। बोलना, लिखना, ये अलग चीज होती है। और भाषा विज्ञान जो होता है ना, वो अलग चीज होती है। ठीक है। तो आप लोग भले ही हिंदी बोलते हो, तो भले ही हिंदी बोलने से हमें हिंदी भाषा का विज्ञान नहीं, हिंदी बोलना अलग चीज होती है, हिंदी भाषा का विज्ञान अलग चीज होता है। ठीक है। ये आपको मैं सबको बता रहा हूँ। तो इस तरीके से अब मैं जो आपको ये पूरी जो चर्चा हमने शुरू की थी, वो थी शोध प्रक्रिया विज्ञान को लेकर के। अब आप थोड़ा कनेक्शन बिठाने की कोशिश कर पाएंगे। पांडुलिपि विज्ञान, मैन्युस्क्रिप्ट साइंस था। आप लोगों ने दो अलग अलग पेपर जो है पढ़ रहे हैं। एक रिसर्च मेथोडोलॉजी जो है वो आपने पढ़ लिया है जस्ट अभी। ठीक है। मैन्युस्क्रिप्ट साइंस आप लोग अभी पढ़ रहे हैं। क्या आपको लगता है कि पांडुलिपि विज्ञान का रिसर्च मेथोडोलॉजी से कोई लेना देना है? ये पूछ रहा हूँ क्योंकि ये आपने दोनों थोड़ा थोड़ा पढ़ लिया है, एक पढ़ रहे हैं, इसमें बताइए रिसर्च मेथोडोलॉजी का पांडुलिपि मैन्युस्क्रिप्ट साइंस से क्या रिलेशन है? रिलेशन है सर। जब हम रिसर्च करते हैं तब हम प्राइमरी सोर्स के तौर पर, डेटा के तौर पर मैन्युस्क्रिप्ट्स पढ़ते हैं, उसकी जानकारी लेते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और बताइए। साहित्य समीक्षण करते हैं, उसमें भी मैन्युस्क्रिप्ट का हो सकता है, कैसे? लिटरेचर रिव्यू, क्योंकि वो सबसे मेन स्टेप है ना रिसर्च करने के लिए। हम्म। लिटरेचर में हम देखते हैं ना कि कहीं इसका कुछ हुआ है क्या, नहीं हुआ तो फिर आगे जाते हैं ना। हाँ, बट जरूरी नहीं है कि लिटरेचर रिव्यू के लिए आपको हर ग्रंथ, उस ग्रंथ की मैन्युस्क्रिप्ट को कंसल्ट करें। ये जरूरी नहीं है। लिटरेचर रिव्यू में वो तो चीज सर उससे जरूरी नहीं होती। मैन्युस्क्रिप्ट पढ़ेंगे तो क्वेश्चन भी मिलेगा, रिसर्च क्वेश्चन मिलना सबसे फर्स्ट स्टेप हो जाएगी ना। कैसे? मैन्युस्क्रिप्ट पढ़ के आपको रिसर्च क्वेश्चंस कैसे मिलेंगे? तो पहले मैन्युस्क्रिप्ट पढ़ेंगे, फिर लिटरेचर, और उसमें अगर कुछ अपने को दिखता है, प्रॉब्लम अराइज होती है, तो फिर क्वेश्चन होगा, फिर रिसर्च होगी। ग्रंथ पे बताइए किसी, जैसे कैसे? ग्रंथ में माने आप तत्वार सूत्र पे अगर कर रहे हैं तो बताइए कैसे घटाएंगे इसको? सर आपने एक एग्जाम्पल दिया था कि तत्वार्थ सूत्र में अगर समझो अभी ये देखेंगे कि ऑब्जेक्टिव देखेंगे कि ये सम्यक्त्व दर्शन का है सर, और उसमें कुछ दूसरा भी टॉपिक आ रहा है, तो फिर हम उसमें समझ सकते हैं ना कि ये इसमें नहीं है। फिर आपने बोला था कि वो एरा में वो चल रहा होगा तो लिख दिया होगा किसी ने। हम्म। देखो मैं समझ गया। अब दो चीजों को हम इनमें मिक्स से कर रहे हैं यहाँ पे, है शोध ना? प्रक्रिया, पांडुलिपि को पढ़ना और समझना स्वयं में ही एक शोध प्रक्रिया है। हम्म। दो अलग अलग चीजें हैं, है हाँ ना? जब आप किसी पांडुलिपि के बारे में शोध करते हैं तो दोनों इंटरकनेक्टेड हो ही गए। हाँ, वो शोध प्रक्रिया ही है ठीक स्वयं। है। क्योंकि उस पांडुलिपि के अध्ययन के लिए आपको उस पूरी शोध प्रक्रिया से गुजरना होगा। हम्म, ठीक है। लेकिन आप जब जब शोध करें तब तक आपको पांडुलिपि विज्ञान की आवश्यकता हो, ऐसा ये जरूरी नहीं जरूरी है। नहीं। ठीक है। मान लो मैं तत्वार सूत्र के बारे में अगर पढ़ रहा हूँ या शोध शोध कर रहा हूँ, तो मुझे जरूरी नहीं है कि मैं तत्वार सूत्र की पांडुलिपियों को देखूं। हाँ, मैं पांडुलिपियों को जब देखूंगा तो मुझे उसमें लिए आरएम की जरूरत होगी। हम्म। ठीक है।
चलिए अब हम एक एक को आगे पढ़ने वाले हैं कि क्या क्या चीजों में क्या क्या शामिल होता है। देखिए, और कोई पढ़ेगा इंदु जी के अलावा? सब लोग सो थोड़ा थोड़ा पढ़िए। हम्म। मैं पढ़ूं। हाँ पढ़िए। डिप्लोमैटिक्स। डिप्लोमैटिक शब्द का निर्माण ग्रीक भाषा के डिप्लोमा शब्द से हुआ है। डिप्लोमा शब्द का यूनानी ग्रीक भाषा में अर्थ होता है मुड़ा हुआ कागज। ये ऐस आज भी डिप्लोमा कोर्सेज चलते हैं ना? हम्म। ठीक है। और आप देखिए आज भी जो डिग्रीज दी जाती हैं उसका जो फॉर्मेट होता है वो ऐसे पकड़ करके और ऐसे डिग्री दिखाना है ना, वो सब उससे रिलेटेड होता है। बट डिप्लोमेटिक्स का क्या अर्थ है और यहाँ उससे क्या संबंध है, वो देखिए आगे। ऐसा कागज प्राय सरकारी कामकाज में पत्रों, चार्टरों आदि को तैयार करने में काम आता था। धीरे धीरे यह शब्द अर्थ विस्तार पाकर पट्टे, परवाने, अनुज्ञा या डिग्री के कागज के अर्थ से जुड़ गया। इसी डिप्लोमा शब्द से बाद में डिप्लोमैटिक शब्द बना जो विज्ञान के रूप में ग्रहण कर लिया गया। ठीक है, शब्दों के डिप, कैसे कैसे अर्थ होते हैं, वो कैसे कैसे बदलते हैं, क्या उनका डेवलपमेंट होता है, ये सारी चीजें हैं। ये ज्ञान की अलग शाखा होती है जो ये सारे इन सब चीजों का अध्ययन करती है। आगे देखिए। डिप्लोमैटिक के अंतर्गत ऐतिहासिक पट्टे, परवाने, प्रमाण पत्र, चार्टर, भूलों के लेख आदि को उद्घाटित करना आता है। इस प्रकार इस विज्ञान का संबंध पेलियोग्राफी से भी है। देखिए बेसिकली डिप्लोमेटिक्स में क्या होता है, कोई भी ऐतिहासिक डॉक्यूमेंट्स जो हैं, ठीक है, चाहे वो राजा के द्वारा निकाले गए हों, राजा ने घोषणाएं करवाई हों, है ना, ये सारी चीजें जो हैं ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स जिन्हें हम कहेंगे पुराने जमाने के, वो सभी उस डिप्लोमेटिक्स के अध्ययन के अंतर्गत आते हैं। तो ये अलग शाखा है जिसमें इन सब चीजों को पढ़ा जाता है, समझा जाता है ना। देखिए, और फिर वो पढ़ना लिखना, उसमें पेलियोग्राफी भी इंक्लूड हो जाता है। तो बहुत सारी चीजें जो है ना वो आपस में मिली जुली होती हैं। जैसे फिलॉसफी की भी बहुत सारी ब्रांच हैं। आप लोग ऐसे देखिए, जैसे आप एपिस्टेमोलॉजी पढ़ा, लॉजिक पढ़ा। अब लॉजिक और एपिस्टेमोलॉजी आपस में मिले जुले भी हैं। ठीक है, लॉजिक के एपिस्टेमोलॉजी के अंदर ही लॉजिक आता है। लॉजिक पढ़ेंगे तो एपिस्टेमोलॉजी को भी पढ़ना होगा। ठीक है। ऐसे ही एपिस्टेमोलॉजी और एथिक्स भी है, ऐसे ही एथिक्स और मेटाफिजिक्स है। तो ये ऐसे अलग अलग ब्रांच होने पर भी ये आपस में जुड़े होते हैं। डॉक्टर सत्येंद्र के अनुसार ये डॉक्टर डिप्लो सत्येंद्र वही है जो एक दूसरी बुक जो आपको दी है ना, पांडुलिपि विज्ञान पांडुलिपि की विद्या। विज्ञान वाले। हाँ वो बहुत अच्छा काम है उनका। देखिए, वो बुक कहीं डॉक्टर मिल नहीं रही है, अभी अवेलेबल नहीं है वो वाली। तो देखिए इसमें अच्छा लिखा है, इसके आधार से ही चलते हैं। डॉक्टर सत्येंद्र के अनुसार पीडीएफ डिप्लोमैटिक्स आप लोगों को शेयर कर दिया उसकी, है ना, पीडीएफ आप लोगों के पास है, आप लोग चाहें तो उसको पढ़ सकते हैं, हार्ड कॉपी अभी अनअवेलेबल है। पढ़िए। डिप्लोमैटिक्स विज्ञान इतिहास के उन स्रोतों का आलोचनात्मक अध्ययन करता है जिनका संबंध अभिलेखों, आर्चिव डॉक्यूमेंट से होता है। इन अभिलेखों में चार्टर, रुकिए, मैंडेट, डीड। ये क्या अध्ययन करता है डिप्लोमेटिक्स? डिप्लोमेटिक साइंस है वो आर्काइव डॉक्यूमेंट्स जो हैं उनको पढ़ता है। आर्काइव डॉक्यूमेंट समझते हैं, है ना? आर्काइव डॉक्यूमेंट्स का मतलब होता है वो पुराने समय के डॉक्यूमेंट्स, कागजात, है ना, जो व्यवस्था बनाने के लिए, जगत को बताने के लिए, या कुछ घोषणाओं के लिए जो बातें कही गई, वो सारे जो हैं ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स, वो सब आर्काइव डॉक्यूमेंट्स के अंतर्गत आते हैं। देखिए इन आगे इसको और अभिलेखों क्लियर कर रहे हैं। हाँ। इन अभिलेखों में चार्टर, मैंडेट, डीड, सभी प्रकार के जजमेंट, न्यायालयाधीश आदि सम्मिलित है। ठीक है, इन न्यायालय पट, के जो आदेश हैं, जो जजमेंट्स दिए गए हैं, जो डीड्स होते हैं, है ना, वे सारे आर्काइव डॉक्यूमेंट्स के अंतर्गत आते हैं, तो उन सब का अध्ययन भी होता है। तो तो सो हम फिर लोग ये इसे जो राजाओं के अभिलेख आते को थे। हम अभिलेख को हम ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स कह सकते हैं।
हाँ, अभिलेख को पढ़ने की अलग शाखा है, वो पेलियोग्राफी के अंतर्गत आता है। हाँ नहीं, अभिलेख को हम लोग ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स कह सकते हैं या फिर नहीं? नहीं, अभिलेख जो है वो देखिए, एक चीज दूसरी चीज से संबंध होती है। वो अभिलेख किससे संबंधित है? अगर वो बहुत ज्यादा पुराने नहीं है तो अलग चीज है ना। बहुत ज्यादा पुराने हैं, जो शिलाओं पर लिखे गए हैं, अन्य अन्य जगहों पर लिखे हैं, वो अलग चीज होती है। सर जो राजाओं के फरमान आते थे फिर ये इसमें ही आएंगे। हाँ, वो इसी में आएंगे, डिप्लोमेटिक्स में आएंगे। इन पट्टे परवानों के लेख को समझना, उनकी प्रामाणिकता पर विचार करना, उनके जारी किए जाने की तिथियों का अन्वेषण और निर्धारण करना, साथ ही उनके निर्माण की प्रविधि को समझना तथा यह निर्धारित करना कि वे इन रूपों में किस उद्देश्य के लिए उपयोग में लाए जाते थे। इन सभी बातों का को आज इस विज्ञान के क्षेत्र में माना जाता है। ठीक है, तो ये एक अलग ब्रांच ऑफ नॉलेज। आगे देखिए, पेलियोग्राफी। पेलियोग्राफी पेलियोग्राफी वह विज्ञान है जो पेपिरस, पार्चमेंट, मोम पाटी, लाकड़ी या कागज पर लिखे प्राचीन लेखन को पढ़ने का प्रयत्न करता है, तिथियों का आकलन एवं उनका विश्लेषण करता है। ठीक है, तो जो पुरानी चीजों पर, जो कागज पर, लकड़ी पर, अन्य अन्य जगहों पर जो भी लिखा, ये क्या देखो, ये लिखने की और उसको पढ़ने की एक अलग नॉल वो है। आप हर चीज नहीं पढ़ सकते। आप कितनी जगह घूम के जाते हैं, कितनी सारी चीजें लिखी हुई होती हैं, कुछ पता ही नहीं। आज भी, अच्छा, आप लोगों ने देखा कि नहीं देखा, अभी कुछ एक दो हफ्ते पहले ही तमिलनाडु के सीएम ने एक अनाउंसमेंट की थी। क्या अनाउंसमेंट थी, याद है आप लोगों को? आप लोगों के पास तक नहीं आई थी? तमिलनाडु के सीएम करोड़ों रुपए देने के लिए तैयार हैं, और बहुत भारी भरकम रकम थी। जो वहां के जो अभिलेख है उनको पढ़ लेगा, कोई पढ़ने वाला नहीं है उसको। वो किस स्क्रिप्ट में लिखे हैं, किस चीज में लिखे हैं, वो पढ़ने वाले भाषा विज्ञानी नहीं है। और तब ये अभी की बात, आपसे आप गूगल करेंगे आपको तुरंत मिल जाएगी वो न्यूज। ठीक है, तो तमिलनाडु के सीएम ने वो चीज डाली है। तो मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, पढ़ना एक अलग विज्ञान की शाखा है। क्योंकि आज कितने ही अभिलेख ऐसे हैं कि हम उनके अर्थ नहीं निकाल पा रहे, हम पढ़ नहीं पा रहे, वो क्या लिखा है, क्या समझा है। ठीक है, हम वो नहीं कह पा रहे हैं। और फिर उसमें जो बात कही गई है, लिखी गई है, उसकी प्रामाणिकता की जांच करना, वो कितना है, कितना सही है, नहीं है, कब का है, क्या है, ये अलग ज्ञान की शाखा होती है। जब आप उसके बारे में और पढ़ेंगे तो और ख्याल में आएगा। चलिए, इतना ही रहने देते हैं, आगे बढ़िए। द एनसाइक्लोपीडिया अमेरिका के ग्रंथ दो पृष्ठ 163 पर लिखा है, पैलियोग्राफी साइंस ऑफ रीडिंग, डेटिंग एंड एनालाइजिंग एंशियंट राइटिंग ऑन पेपिरस, पार्चमेंट, वैक्स टैबलेट, पोस्टथ्रेड, वुड और पेपर। इस ठीक है, विज्ञान को लिपि विज्ञान भी कहते हैं। इस इसमें विज्ञान देखो, रीडिंग, डेटिंग और एनालाइजिंग एंशियंट राइटिंग, बस इतना समझ लो, ये है पेलियोग्राफी। रीडिंग, डेटिंग, एनालाइजिंग एंशियंट राइटिंग। ठीक है, प्राचीन लिखावट को पढ़ना, उसका समय निर्धारित करना, और उसका आकलन करना। ठीक है, वो कितना सही है, कितना नहीं है, उसका समीक्षा करना। तो वो सारी चीजें जो है ना, वो उसी के अंतर्गत आएगी। तो ये तीन चीजें जो है वो पेलियोग्राफी से रिलेटेड होती हैं। तो हम्म। अभी वो कोई पढ़ने वाला नहीं है, तो हम्म। अभी किसी को आ भी नहीं रहे, तो वो तो लुप्त हो गए जैसा ही हो गया ना, यानी वो लोग लुप्त हो गए और वो अभी रह गया है अपने पास। फिर भी बहुत सारी चीजें देखिए, जैसे ऐसे समझिए, इंदू जी इसको बहुत अच्छे से समझ पाएंगे क्योंकि उनको कन्नड़ का ज्ञान है, ये पूजा भी समझ लेगी। पूजा कन्नड़ आती है ना तुम्हें? जैसे कि कन्नड़ में भी बहुत सारा जैन साहित्य लिखा गया। अब कन्नड़, आज की कन्नड़ और पहले की कन्नड़ में बहुत अंतर होता है। आज की हिंदी और 100 साल पहले की, 400 साल पहले की, 500 साल पहले की हिंदी में बहुत बहुत अंतर अंतर। होता है ना। अब ये सारी चीजें आपको पढ़ने हैं। नहीं सर, हमें हिंदी आती है, तो आप वो 500 साल पुरानी हिंदी नहीं पढ़ पाओगे, उसका अर्थ हम्म। नहीं निकाल पाओगे, उसको नहीं समझ पाओगे। उसको समझने के लिए अलग शब्दावली, अलग डिक्शनरी, उसके अलग अर्थ होंगे, वो आपको पता होना चाहिए। तो हिंदी का ज्ञान ये नहीं कहलाएगा कि आपको 500 साल पहले की हिंदी आती है। फॉर एग्जाम्पल, अभी जैसे हम देख रहे हैं,
कन्नड़ के अंतर्गत ही एक वेरिएशन होता है हाले कन्नड़। ठीक है। ये जो हाले कन्नड़ है ये बहुत पुरानी और प्राचीन कन्नड़ है। और ये आज हाले कन्नड़ को पढ़ने वाले विद्वान नहीं मिलते। बहुत रेयर है, बहुत ज्यादा रेयर है। क्योंकि कई सारे हमारे स्कॉलर लोगों से बात होती रहती है ना, तो उसमें देखते हैं तो बहुत कम लोग हैं। अभी काम भी चल रहा है। एक कुंद कुंद आचार्य के साहित्य के ही हाले कन्नड़ में एक टीका मिली है। अमृतचंद्र जैसे आचार्य की टीका है, वो आप लोगों ने पढ़ी है, जानते हैं आप लोग। एक अन्य आचार्य की भी हाले कन्नड़ की टीका मिली है, उसका अध्ययन चल रहा है, उसके बारे में काम चल रहा है। और उसको पढ़ने वाले वो हमें एक ही बहुत मुश्किल से विद्वान मिले। तो आज कन्नड़ भी जिसे आती है वो हाले कन्नड़ नहीं पढ़ सकता। हमारे डिपार्टमेंट में भी आसपास के लोग हैं ना, वो हाले कन्नड़ नहीं पढ़ सकते। तो ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत तो बारीकियां फिर होती हैं। तो उनसे सीखा तो थोड़ा बरकरार रह सकता है, यानी अगर वो जिनको हम्म। आती है उनसे सीखना हाँ। पड़ेगा। हाँ, अब आप सोचो एक एक चीज की कितनी गहराई है, सिर्फ कन्नड़ भाषा के अंदर कितनी डेप्थनेस है। अब ऐसे कन्नड़ में है ना, ऐसे हिंदी का भी, ऐसे अन्य अन्य भाषाओं का भी ज्ञान होना चाहिए। तब जाकर के आप पुरानी पांडुलिपियों को पढ़ पाओगे, वरना क्या है, कितनी ऐसी इस चीजें जो आप नहीं पढ़ सकते हैं। इसमें सर इजी सीरी एक ही भूवलय है कि पढ़ी है ये क्या जल्दी आपने? सीख पाएंगे, पूजा और इंदू मैम, और हमारे जैसे तो जल्दी सीख ही नहीं पाएंगे। हम्म। ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं सर। सीरी भूवलम भूवलयम पढ़ी है क्या आपने? नहीं नहीं, वो अपने आप में अलग कठिन है। वो सारी श्री भूवलय आदि जो ग्रंथ हैं, उसको वो पूरा कन्नड़ में डिकोड है। कर, उसको वो डिकोड कर पाना, एक तो भाषा आ उस गई तो वो कन्नड़ में है, पर उसमें जो विषय वस्तु है उसको डिकोड कर पाना और विद्वानों के द्वारा समझ पाना, वो अपने आप में बहुत मुश्किल है। बहुत कठिन लेकिन बहुत अच्छी है। हम्म। उसके लिए मैथ्स का ज्ञान बहुत जरूरी है। अब वो आज की डिकोड मैथ्स का नहीं, अब आप समझ रहे डिकोडिंग हो, के लिए। आज की मैथ्स जो है और हम्म, प्राचीन मैथ्स जो है, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। तो वो सब चीजें मैथमेटिक्स आती है, इसका मतलब ये नहीं है कि हमें सब मैथमेटिक्स आती है। ठीक है। मैं तो आप लोगों के लिए वो न्यूज़ ढूंढ रहा था। तमिलनाडु वाली। हाँ, अभी बहुत, ये अपने ग्रुप में ही थी, आपने शायद देखी नहीं आप इसमें। अच्छा अच्छा। चलिए, मैं आपको शेयर कर दूंगा बाद में। हाँ हम्म। हाँ जरूर से करिएगा। हम्म। और वो कुंद कुंदाचार्य की हाले कन्नड़ में कौन सी टीका मिली है? नाम कुछ पता है? प्रभाचंद्र आचार्य का है, प्रभाचंद्र आचार्य हैं प्रभा उसमें। चंद्र की है क्या? अच्छा हाँ, हाँ। कौन सी टीका है? प्रवचन सार पर है, पंचास्ति काय पर है, उस पे काम चल रहा है। अच्छा। सो फिर वो एक ही विद्वान है, वो पढ़ ही रहे, वो ही बता रहे सब। अब वो संस्कृत की टीका है, अब आप समझ रहे हो, संस्कृत का ज्ञान होना चाहिए, वो उसके लिए अलग चीज है। वो हाले कन्नड़ में लिखी है, उस कन्नड़ का ज्ञान हो। अब सोचो ऐसा कॉम्बिनेशन मिल पाना जिसको हाले कन्नड़ आती हो और संस्कृत आती हो। अब आप देख रहे वो हो तो कितना और प्लस जैन दर्शन का ज्ञान होना चाहिए। अगर जैन दर्शन का ज्ञान नहीं होगा तो क्या अर्थ करेगा। तो एक जैन विद्वान जिसको हाले कन्नड़ आती हो, जिसको संस्कृत प्राकृत का ज्ञान हो, संस्कृत भी है और तो। जो कुंद कुंद के साहित्य को समझता हो, वो उस चीज को समझ पाएगा। अब आप समझो, इतना वो सब बारीकी होना चाहिए, तब जाकर के वो विद्वान उसके साथ न्याय कर पाएंगे। वरना अकेला हाले कन्नड़ आने से काम नहीं चलेगा, अकेला फिर संस्कृत आने से काम नहीं तीन चलेगा। है ना, तो ये सब चीजें होती हैं। तीन विद्वान लगेंगे अगर एक एक कैसे रहे तो, एक संस्कृत, एक हाले अथवा कन्नड़ और अथवा एक जैन अथवा दर्शन। एक विद्वान लगेगा जिसको ये सब आता हो। तीनों आती है। तो आप समझ हाँ। रहे हो ये ऐसे कॉम्बिनेशंस कितने रेयर होते हैं। तो ये चीजें फिर इस चीज को दुर्लभ बना देते हैं। प्लस आज के जमाने में ये सब कौन पढ़ना चाहता है, आप खुद सोचो। आप किसी भी यूथ को ये सब पढ़ने के लिए कैसे वो कर सकते हो। धीरे धीरे ये सारी चीजें लुप्त होती चली जा रही हैं। चलिए आगे इसमें बढ़ते हैं। इंटरेस्ट भी चाहिए सर, सोल इंटरेस्ट। हाँ, मजा आना सबसे मेन। चाहिए। वरना हाँ। कोई वरना कोई सोचे 2000 साल पहले पत्थरों में क्या लिखा है, ये पढ़ पढ़ के हम क्या करेंगे। लिखा है तो लिखा है, हमें क्या करना, टाइम वेस्ट है। इस विज्ञान के द्वारा उन कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करने के उपाय बताना है जो किसी अज्ञात लिपि को पढ़ते समय सामने आती है। इसी के द्वारा हम विश्व की समस्त लिपियों के स्वरूप से परिचित होते हैं।
व्यवहारिक दृष्टि से पेलियोग्राफी लिपि विज्ञान के दो भेद है। एपिग्राफी अर्थात अभिलेख लिपि विज्ञान। रोल करना पड़ेगा। हो गया इसका। सेकेंड पेलियोग्राफी अर्थात लिपि विज्ञान। एपिग्राफी के द्वारा हम प्राचीन कठोर लिप्यासन पर लिखित अभिलेखों का अध्ययन करते हैं, जो शिलाओं, धातुओं तथा मिट्टी से बनी सामग्री पर खोदकर, काटकर या डालकर प्रस्तुत किए जाते हैं। इसके द्वारा अज्ञात लिपियों का उद्घाटन तथा उनकी व्याख्या की जाती है। पेलियोग्राफी के द्वारा हम कोमल लिप्यासन पर चित्रित लेखन को अध्ययन करने का प्रयत्न करते हैं, जैसे कागज, चमड़ा, पेपिरस, लिनेन और मोम पट पोस्टरेट पर अंकित किया जाता है या उतारा गया है, या क्रियाशलाका, कुंजी, सेंटा या कलम के द्वारा की जाती है। इन दोनों विज्ञानों में मोटा अंतर केवल लिप्यासन के कोमल या कठोर होने में ही निहित है। देखिए, मुझे न्यूज़ ढूंढ रहा था आप लोगों के लिए, मैंने भी ग्रुप में शेयर की है। $1 मिलियन का प्राइज दे रहे हैं तमिलनाडु के सीएम। कर दिया था सर। हाँ, स्मिता जी ने भी शेयर कर दिया था। कर दिया है क्या? हाँ, आपके पहले उन्होंने कर दिया। अच्छा अच्छा, मैंने देखा नहीं। हाँ, स्मिता जी हैं क्लास में? ओ। है तभी उन्होंने सुना है, उनको तो सुनना है हम्म ना, जरूरी है। सर उन्होंने भी वो कर देख के दिया। लग रहा है कि स्वप्न है। 3 ऋषभ, हाथी और सोचिए, सिर्फ 1 मिलियन प्राइज है इंडस वैली के स्क्रिप्ट को पढ़, सिर्फ स्क्रिप्ट को पढ़ने का। और वो भी पैसों, वो इसमें नहीं है रुपीज में, डॉलर्स में है। चलिए, तो आपको समझ में आ रहा है ये सारी चीजें? हम्म। हाँ, आगे भाषा बढ़ते हैं। विज्ञान भाषा हम्म। विज्ञान भाषा विज्ञान से तात्पर्य भाषा के विज्ञान से है। पांडुलिपि के विश्लेषण के बाद उसकी भाषा को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। भाषा विज्ञान के द्वारा लिपि का उद्घाटन करने में अत्यधिक सहायता मिलती है। पांडुलिपि का की विषय वस्तु का ज्ञान भाषा के बिना नहीं होता है। भाषा विज्ञान के द्वारा सर्वथा अज्ञात लिपि एवं उसकी अज्ञात भाषा का अनुमान लगाया जा सकता है। यद्यपि ऐसे लिपि जिसके लिखने के ढंग और उसकी भाषा का पता न हो, उद्घाटित नहीं की जा सकती। हाँ, एक उदाहरण अवश्य है। माइकल ब्रेंटिस ने क्रीट को लाइनियर बी का, जो क्रीट का एक भाषा थी, का उद्घाटन अवश्य किया था। माने भाषा डिडक्शन विज्ञान करते हैं पैटर्न्स को देख करके, कि देखो ऐसा पैटर्न्स होगा तो ये अर्थ होगा, ऐसी चीज होगी। तो कई बार ये डिडक्शन भी की जाता है जब पढ़ नहीं पाते हैं ना, तो एक जैसे कैरेक्टर्स को देखा जाता है। ये अलग ज्ञान की शाखा है, वैसे समझ लो बहुत कुछ पढ़ा जाता है इसमें, जिन चीजों को फिर डिकोड किया जाता है कि देखो ये चीज ऐसा होगा, ये चीज ऐसी होगी, इधर भी वो पैटर्न है, इधर भी वो पैटर्न है, इसका मतलब इस चीज को दर्शाने के लिए ऐसा कहा जाता है, इस चीज को दर्शाने के लिए ये चीज की जाती है। बहुत सारी चीजें हैं अभी इसमें पढ़ने की, समझने की। हम्म। बट आप ये समझ लीजिए, इसका भी पांडुलिपि विज्ञान से इसका संबंध होता है। भाषा हम्म। विज्ञान के द्वारा ही पांडुलिपि में प्रयुक्त भाषा का ज्ञान किया जा सकता है। इसके द्वारा उस ग्रंथ की भाषा के व्याकरण, शब्द रूप, वाक्य विन्यास एवं शैली का ज्ञान भी होता है। अब भाषा देखिए, ज्ञान जैसे आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं, संस्कृत में और हमारी हिंदी भाषा में बहुत अंतर है। संस्कृत में, हिंदी में, अब आपको जैसे कुछ संस्कृत की चीज पढ़ रहे हो, तो संस्कृत के छंदों का अन्वय किया जाता है, प्राकृत के छंदों का अन्वय किया जाता है। याद है आप लोगों को, जब कुछ कुछ ग्रंथ पढ़ते हैं तो हम उनका अन्वय करते हैं। माने देखो, संस्कृत में अहम गच्छामि, मैं जा रहा हूँ, हम्म, गच्छामि अहम, अहम गच्छामि भी सही है, गच्छामि अहम भी सही है, दोनों सही है। हम दोनों तरह से प्रयोग कर सकते हैं। इंग्लिश में ऐसा नहीं है, हिंदी में ऐसा नहीं है। हम्म, हिंदी इंग्लिश में आप ये बोलेंगे आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ, जा हम्म, रहा हूँ मैं।
गोइंग आई एम आई गोइंग ऐसा नहीं कर सकते, वो अलग अलग चीजें होंगी। ठीक है, तो एम आई गोइंग तो क्वेश्चन बन जाएगा, है ना। तो वो सब चीजें आप नहीं कर सकते, वो संस्कृत में नहीं करते, वो आपको भाषा की पकड़ होनी चाहिए। तब जाकर के आप उस पांडुलिपि में क्या कहा जा रहा है, उसकी भाषा क्या है, उसका व्याकरण कैसे होता है, उसमें शब्द कैसे बनते हैं, शब्द कैसे टूटते हैं, कैसे शब्द बनते हैं, है ना, उनके क्या क्या अर्थ निकलते हैं, तब जाकर आप पांडुलिपि को पढ़ सकते हैं। और देखिए आगे। भाषा ज्ञान होने के उपरांत हम पांडुलिपि के क्षेत्र का भी पता लगा सकते हैं। कई बार पांडुलिपि की भाषा भी भाषा विज्ञान की किसी समस्या का समाधान प्रस्तुत कर सकती है। इस प्रकार भाषा विज्ञान और पांडुलिपि विज्ञान एक दूसरे के सहायक कहे जा सकते हैं। हम्म। अब ज्योतिष, ज्योतिष का कैसे संबंध है पांडुलिपि से, देखिए। ज्योतिष किसी भी पांडुलिपि के काल निर्णय की समस्या का सटीक हल ज्योतिष के द्वारा ही हो सकता है। ज्योतिष के पंचांग, कैलेंडर, जंत्रिया आदि इस विषय में बहुत सहायक सिद्ध होते हैं। दिन, तिथि, संवत, सन, मुहूर्त, नक्षत्र, ग्रह, कारण आदि का निदान ज्योतिष के द्वारा ही संभव है। पांडुलिपि विज्ञान एवं इतिहास के लिए ज्योतिष का ज्ञान परम आवश्यक है। कहने का अभिप्राय यह है कि किसी प्राचीन लिपि के काल निर्णय का जटिल से जटिल समस्या का निदान ज्योतिष के द्वारा संभव है। अब देखो, जैसे कि अब उसमें लिखा है कि ये वीर निर्वाण संवत 1000 साल बाद लिखी गई। अब आपको पता तो होना चाहिए कि वीर निर्माण संवत कैसे कैलकुलेट किया जाता है। वीर निर्माण संवत है, विक्रम संवत है, शक विक्रांत सिंह। संवत है ना, ये कुछ मेजर यूज करने वाले हैं। तो ईस्वी तो हम अभी यूज कर रहे हैं, हमें पुरानी चीजों में ईस्वी का यूज करते हुए नहीं दिखाई देंगे, तो हम उसको कैसे कैलकुलेट करें। और अच्छा, दूसरी बात, वो ग्रंथ कब लिखा गया, तो वो ऐसे नहीं लिखेंगे डायरेक्ट इस दिन लिखा हमने। नहीं नहीं, वो कौन सा महीना था, कौन सी तिथि थी, कौन सा दिन था, कौन सा संवत चल रहा था, कौन से मुहूर्त में उन्होंने लिखा। तो वो सब चीजें जब आप कैलकुलेट करोगे तब समझ में आएगा कि ये ग्रंथ इस समय पर इतने इतने बजे का संपन्न हुआ। दूसरी बात, जब आप पांडुलिपियों में डेट्स को पढ़ेंगे, ये हम आपको अलग से पढ़ाएंगे। पांडुलिपियों में जो डेट्स लिखी होती है ना, वो उल्टी लिखी होती है, सीधी नहीं लिखी होती। उर्दू जैसे ना सर। जैसे उनको 1987 लिखना होगा, तो वो 191987 ऐसे नहीं लिखेंगे, 7891 ऐसे करके लिखेंगे। सर वो ऐसे ही बोल रहे ना, ऐसे लिखते थे ना। नहीं वो तो नहीं, राइट से शीशे में लेफ्ट। देखो, नहीं शीशे में देखोगे तो सीधा दिखेगा, वैसे बोल रहे हाँ। हैं। है ना, उसमें रूल चलता है अंका नाम वामतो गति। ठीक है, ये हम आपको अलग से पढ़ाएंगे। फिर उन अंकों के लिए भी अंक का इस्तेमाल नहीं होता है। ठीक है, अब जैसे उन्हें ये कहना होगा कि महीने की 24वें दिन, तो वो 24 नहीं कहेंगे, वो 24 के लिए कुछ शब्द कहेंगे। तो आपको उस पर शब्द का अर्थ निकालना पड़ेगा कि अच्छा, ये इसके लिए ये कहा गया। तो वो पता होना चाहिए, एक सूर्य के लिए इस्तेमाल होता है इस तरीके से, है ना, एक नंबर, और एक एक नंबर के लिए क्या क्या चीजें इस्तेमाल होती हैं, दो तो नंबर के इतना लिए क्या हार्ड क्या क्यों शब्द। लिखते थे वो? ये सब कलाएं हैं, ये मैं इतना इजी नहीं होता है, यही तो समझा रहा हूँ आपको। ठीक है, इस पे हाँ, हम तो फिर अलग, हार्ड में क्यों जाना अगर इजी है अवेलेबल। हाँ इसको हम अलग से पढ़ेंगे। डेट्स कैसे निकाली जाती हैं ना पांडुलिपियों की, वो हम आपको अलग से बताएंगे। ठीक है, बट उसके लिए थोड़ा बहुत ज्योतिष का भी पता होना चाहिए, ये बेसिक्स इतना तो पता होना ही चाहिए एटलीस्ट। आगे देखिए। सर पुरात्व। सूर्य का नंबर 1 है, ये तो बरोबर है। हाँ बरोबर है, मतलब। नहीं, आपने कहा ना, तो ज्योतिष हम्म अनुसार अभी जो हम सीख रहे हैं ना, मिक्स हम्म। वर्ड वगैरह, तो उसके अंदर भी बताया गया था। हाँ बराबर है, तो वो ज्योतिष में वैसे इस्तेमाल करेंगे। तो ऐसे ही सिर्फ एक सूर्य, एक माने सूर्य एक के लिए सिर्फ सूर्य ही इस्तेमाल नहीं करेंगे, और भी बहुत सारे शब्द जो होंगे वो भी इस्तेमाल करेंगे। तो उसके लिए अब आपको वो पता होना चाहिए, जैसे कि तीन के लिए वो दोष का इस्तेमाल करेंगे। अब तीन दोष कौन से होते हैं। ज्ञान दर्शन चारित्र। जैन दर्शन कैसे लगाओगे, अच्छा। अरे जैन नहीं दर्शन नहीं, में दो जो दोष हमने पढ़े ना उसमें, जैन लॉजिक में वो।
तीन दोष बोल हाँ रहे। वो दोष का वो भी सोच सकते। त्रिविध दोष। तीन गुण का इस्तेमाल किया जाएगा कि तीन गुण हैं। अब तीन गुण कौन कौन से हैं? गुण के लिए, सॉरी, वो नहीं, तीन के लिए गुण शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा, ऐसा भी है। तो उसमें अब क्या लगाएंगे बताओ? जैन दर्शन अकेले का ज्ञान होना जरूरी नहीं है, उसके लिए वो सब चीजें समझ में आनी चाहिए कि अच्छा वो सत जो सत्व रज और तम। हाँ, सांख्य जो सत्व रजतम आदि जो व्यवस्था मानते हैं, तीन गुण मानते हैं, है ना, सत्व रज और तम वाली व्यवस्था, तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग हैं। तो बहुत सारे वो दिक्कत भी करेंगे, तो बहुत सारी चीजें हैं उनके, ये अपना अलग ही चीज है, ये अलग तो पढ़ने के फिर लिए। स्क्रिप्ट पता चली कि ये जैनिज्म की है तो फिर लगा सकते जैन लॉजिक उसमें। हम्म। सबसे पर मेन तो वही देखेंगे पर कि ये जरूरी नहीं क्या ना है। कि प्रतिलिपिकार जैन ही हो। हाँ वो प्रतिलिपिकार लिखेगा अपने बारे में तो वो लिख सकता है ना, उसने हाँ कब यस इस चीज की प्रतिलिपि की, उसको जैन दर्शन का ज्ञान नहीं हो, वो तो सिर्फ लिखने वाला है, जरूर थोड़ा ना लिखने वाले को दर्शन का ज्ञान हो। यस। तो बहुत सारी चीजें होती है। बट अब आपको थोड़ा आइडिया लग पा रहा होगा कि कैसे एक एक चीज की कितनी डेप्थ होती है। आगे बढ़िए। पुरातत्व पुरातत्व का विज्ञान वर्तमान सदी में अत्यधिक महत्वपूर्ण हो गया है। ये इससे आर्कियोलॉजी है, ठीक है। हाँ। हम्म, इसे अंग्रेजी में आर्कियोलॉजी कहते हैं। इसके अध्ययन क्षेत्र में शिलालेख, चट्टान लेख, मुद्रा लेख, ताम्र पत्र आदि अनेक प्रकार की सामग्री आती है, जिसका उपयोग पांडुलिपि विज्ञान भी करता है, है। मैं नहीं बोल सके। पुरातत्व द्वारा उद्घाटित बहुत सी प्राचीन सामग्री का उपयोग पांडुलिपि वैज्ञानिक को भी करना पड़ता है। ऐसे बहुत से प्राचीन महत्वपूर्ण हस्तलेख हमें पुरातत्व से ही प्राप्त हुए हैं। मिस्र के पेपिरस, सुमेरियन सभ्यता के ईंट लेख, मोहनजोदड़ो की मुद्राएं, अशोक के शिलालेख, अंगई खेड़े से प्राप्त ईंटों के ब्राह्मी लेख आदि पुरातत्व के द्वारा ही उद्घाटित हुए हैं। इस प्रकार पांडुलिपि विज्ञान और पुरातत्व एक दूसरे के अत्यधिक सहायक है। क्योंकि उसमें वो सब बारीकियां जो हैं, वो आर्कियोलॉजी की बारीकियां आपको मैन्युस्क्रिप्ट को पढ़ने में भी सहायक होती हैं। अथवा अगर वो वैसी बारीकियां ना हो तो हम मैन्युस्क्रिप्ट को भी उस अच्छे तरीके से नहीं पढ़ पाएंगे, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज होंगी वो हम ध्यान नहीं दे पाएंगे। चलिए इतना ही रहने देते हैं, समय भी अपना हो गया है, बाकी का अपन नेक्स्ट टाइम कर लेंगे, ठीक है। ओके। चलिए, जय सभी को जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। थैंक यू सर। जय जिनेन्द्र सर।